जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे शन्तनातु ते सर्वदा मुदम् अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदम्। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। प्रण हुए हैं पूरे, पर नए कुछ संकल्प शेष है। नया देश है, सपनों का उत्कर्ष है, विश्व मंच पर चमकता ये नया भारतवर्ष है। और यशो भूमि का सीधा सीधा संदेश है, इस भूमि पर जो भी होगा यश ही यश प्राप्त होने वाला है। भारतवर्ष की सांस्कृतिक, पारंपरिक और कुशल कारीगरी को दुनिया के सामने रखने वाला एक मंच यशोभूमि यशस्वी भारत के नाम हो गया। 17 सितंबर पीएम मोदी का जन्मदिन भी है और पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर मिला। हर साल दुनिया में 32,000 से भी ज्यादा बड़ी एग्जीबिशन लगती है, एक्सपो होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश की आबादी 2-5 करोड़ होगी लोग वहां भी कर देते हैं, यहां तो 140 करोड़ की आबादी है। जो आएगा वो मालामाल हो जाएगा। मोदी के इसी विजन ने नए भारत के लिए नई संभावनाओं को गढ़ा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ते भारत के कद के पीछे पीएम मोदी की यही व्यावहारिक दृष्टि रही है। लेकिन उससे भी अहम है देश का मोदी के विजन पर भरोसा, जिसे मोदी ने बीते 9 वर्षों में अपने सतत संवेदनशील संवाद से स्थापित किया। गुजरात से निकलकर ब्रांड मोदी पर बढ़े भरोसे की सबसे बड़ी वजह मोदी का सोशल कनेक्ट रहा है। भारतीयों के लिए पीएम मोदी परिवार के हिस्से की तरह दिखते हैं। तभी तो यशोभूमि के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी मेट्रो से पहुंचे। इस बीच मेट्रो में मोदी ने लोगों से बात की। लोगों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने यशोभूमि मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण किया और यशोभूमि पहुंचकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की और भारत के कामगारों से संवाद किया। सच ये है कि बीते 9 वर्षों में भारत ने सिर्फ कल्पनाएं नहीं की, 9 वर्षों में नकारात्मक के पथ नहीं देखे, बल्कि 9 वर्षों में नव सृजन देखा। राजनीति की खींचतान से आगे भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी नई पहचान अगर बनाई तो इसमें मोदी और उनकी टीम का दृष्टिकोण अहम रहा है। भारत की विदेश नीति से लेकर अर्थनीति, रक्षा नीति, शिक्षा नीति और यहां तक कि राजनीति में भी मोदी नीति ने एक अलग पैरामीटर सेट किया है जो गहरी पॉजिटिविटी से भरा है। – 2014 के बाद से देश ने उम्मीदों और सपनों की राजनीति देखी। जिस भगवा के भय को रचकर कथित सेकुलर राजनीति की बात की जाती थी, उस राजनीति का किला ध्वस्त हुआ था 2014 में, जब तुष्टीकरण की राजनीति का तोड़ मोदी के एक मंत्र में उतरा था, सबका साथ सबका विकास। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
सत्ता में आने के महज 2 साल बाद चाहे नोटबंदी का लिया गया बड़ा फैसला हो, 2019 में ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बनाना हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, देश में CAA लागू करना हो या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का सुप्रीम कोर्ट से निकला हल, ये सभी बिग और बोल्ड फैसले मोदी राज में हुए। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम दौर में है। 2024 की शुरुआत मोदी के इस एक और संकल्प के पूरे होने के साथ हुई। जिन लोगों ने पीएम मोदी को संघ के एक कार्यकर्ता से लेकर गुजरात के सीएम और फिर देश के पीएम के तौर पर करीब से देखा है, वो कहते हैं मोदी की राजनीति का सबसे मजबूत पक्ष है दूरदृष्टि। उनके सारे कदम होंगे तो अगले 20 साल 50 साल को सोच के होंगे। आज भी अगर अमृत काल की बात करते हैं तो आज की नहीं 100वें साल की बात कर रहे हैं। 2014 से पहले की राजनीति और आज की राजनीति का फर्क यही है। जिसने मोदी को एक अविजित ब्रांड के तौर पर देश ही नहीं दुनिया में स्थापित कर दिया है। कल और आज का अंतर ही विपक्ष को तमाम तिकड़मी जंतर पहनने और जातीय मंत्र फूकने को मजबूर कर रहा है। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They are nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost, and they will do anything to get power. एक होता है नैरेटिव गढ़ना, दूसरा होता है नजरिए का खुद ब खुद बनना। बीते 9 वर्षों में भारतीय जनमानस के बीच मोदी को लेकर सकारात्मक नजरिया बना है, बनाया नहीं गया। 2014 के बाद से विपक्ष सिर्फ एक तरह के नैरेटिव सेट करने में लगा है कि मोदी कट्टरपंथी हैं, हिंदुत्ववादी हैं। कुछ विपक्षी नेता उन्हें कम पढ़ा लिखा बताते हैं तो कुछ उन्हें चाय वाला कहकर भी हमले करते रहे हैं। जबकि इसके बरक्स जो नजरिया जनता का बना वो ये कि मोदी एक विजनरी नेता हैं, सबके विकास पर फोकस करते हैं, पर तुष्टिकरण किसी का नहीं करते। ग्लोबल लीडर के तौर पर भी मोदी अनमैचेबल हैं और इसके पीछे वजह है मोदी का विश्व बंधुत्व का दर्शन। बीते करीब 1 दशक के कालखंड में भारत की हस्ती और हैसियत को समझना हो तो ये तस्वीर काफी है। आर्थिक मंदी के दौर से गुजरते पश्चिमी देशों के लिए अगर उम्मीद कहीं दिखती है तो वो भारत है और मोदी का नेतृत्व है। वरना कौन कह सकता था कि 2014 के पहले खड़ा भारत वैश्विक महामारी के दौर में न सिर्फ शानदार तरीके से देश के भीतर के हालातों को मैनेज करेगा, बल्कि इस दौर से आगे निकलकर हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया को कोरोना काल में मदद की बात तो कल्पना से परे ही थी। G20 के सफल आयोजन ने ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत को और मजबूत किया है। 2019 में पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटे पीएम मोदी ने शानदार बदलाव आर्थिक मोर्चे पर किए। इसमें सबसे अहम थी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट क्रांति।
एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 46% रियल टाइम पेमेंट किए गए। इस लिस्ट में ब्राजील दूसरे पायदान पर है। ब्राजील में 29 मिलियन डिजिटल पेमेंट हुए, जबकि चीन तीसरे स्थान पर है, जहां 17 मिलियन से ज्यादा लेन-देन डिजिटल हुए। ये तस्वीरें G20 की हैं। बापू के साबरमती आश्रम की तस्वीर पीएम मोदी ने भारत पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों को दिखाई। ये वो संवेदनशील डोर है जिस पर विपक्ष के अनेक प्रहार पीएम मोदी ने सहे हैं। एक छोटे से संस्मरण से महात्मा गांधी के प्रति मोदी के लगाव को समझा जा सकता है। एक बार हम लोग प्रधानमंत्री अटल जी के साथ जा रहे थे और शायद दौरा गुजरात का था, तो नयन भाई दिल्ली से ही हमारे साथ हवाई जहाज में बैठे थे। उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जाने वाले थे। तो नयन भाई ने मुझसे बात करते हुए कहा कि अटल जी को एक सुझाव दिया जाए कि वो जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं तो गुजरात की मिट्टी को वो अपने साथ एक ऐसे किसी कलश में लेकर जाएं और वहाँ पर क्योंकि कार्यक्रम में अटल जी ने उस स्थान पर भी जाना था जहाँ पर रेलवे के डिब्बे से गांधी जी को सामान के साथ बाहर फेंक दिया गया था। तो नयन भाई को मालूम था कि कार्यक्रम ऐसा है। भारत को बदलने के जिस संकल्प को लेकर मोदी की एंट्री 2014 में हुई थी, उस बदलाव को देश ने महसूस किया है और बदलाव की खींची ये लकीर विपक्षी दलों के लिए लांग पाना एक चुनौती बनी हुई है। और ये बात भी दीगर है कि मोदी ने देश की सत्ता पारिवारिक विरासत के तौर पर हासिल नहीं की। मोदी ने ये लोकप्रियता अपने संकल्प और काम की बदौलत हासिल की है। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर बने हुए हैं। इस बार उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। मोदी के बाद लिस्ट में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज 48% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वें स्थान पर हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 27% रेटिंग के साथ 15वें स्थान पर आ चुके हैं। Honorable Prime Minister has been pretty clear about the whole thought process of Atmanirbhar Bharat, wants Indian products for the Indian forces. 15th of August, there is a 21 gun salute. That was all done by British-made 25-pounder guns, not even an Indian gun. So this time, he said, no, we have to have an Indian gun to make that, to do it. बीते 9 सालों में बदले भारत को दुनिया पहचान रही है। 21वीं सदी अगर एशिया की सदी है तो भारत उसका केंद्र है। मोदी की विदेश नीति ने चीन और पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर दिया है। जो पाकिस्तान कश्मीर लेने की बात कहता था, आज पीओके बचाने में लगा है। रही बात चीन की, तो उसको भी उत्तर से लेकर इंडो पैसिफिक तक कसा जा चुका है। मोदी की नीति में भारत के शानदार भविष्य की तस्वीर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।